आइए सबसे पहले आज के सेशन में सभी लोग पेन कापी उठा ले अच्छे से और प्रत्येक प्रश्नों को देखते जाए, देख करके खुद से अपनी एक्टिविटीज को, अपने आंसर को हमें एज ए फीडबैक देते जाए। मुझे भी थोड़ा सा रियलाइज होगा कि आप अच्छे से कर पा रहे हैं, और अगर कहीं कंफ्यूजन है तो हम आपस में चर्चा करेंगे। जो भी हमारी कनेक्टिविटी होगी वो हमें अच्छा एहसास कराएगी, इस बात का मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। आज के सेशन का पहला प्रश्न आ गया है। पहला प्रश्न आज के सेशन का आया हुआ है। मैं यहाँ पर इस प्रश्न को अच्छे से रीड करता हूँ। आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको अक्सर सीटेट की परीक्षा में नजर आते हैं। मैं रीडिंग करता हूँ। सीमा, अनीस और अगला नाम है आशा और टेसी को जो व्यंजक अर्थात समीकरण दिए गए, इक्वेशंस दिए गए या एक्सप्रेशंस दिए गए, वे नीचे उनके उत्तर सहित दर्शाए गए। मतलब उनको एक्सप्रेशन दिया गया, उन्होंने अपने हिसाब से, अपने विवेक से, अपनी जानकारी से आंसर किया, और आंसर करने के बाद हमको क्या फाइंड करना है कि जो सही उत्तर है, जो दर्शाए गए उत्तर है, उसमें देखिए लास्ट में देखिए इनमें से किसने सही उत्तर प्राप्त किया, अर्थात किसने सही किया। एक टीचर ने 3 छात्रों को सिलेक्ट किया, 4 छात्रों को, सीमा को, अनीस को, आशा को, टेसी को, और ये 4 इक्वेशंस अलग अलग सबको दिए और कहा सब लोग सॉल्व करो। आप लोग भी सॉल्व करें और मुझे बताएं कि किसने उत्तर सही दिया है, किसको कक्षा में खड़ा किया जाए अच्छे से बताने के लिए। देखिए इस बच्चे ने अच्छा आंसर किया है। तो सीमा का जो क्वेश्चन था वो ये था, देखो 4 + 1, या मैं यहीं पे करता हूँ, आपको यहीं पे समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो आप यहाँ पर बॉडमास रूल को फॉलो करते दिखेंगे। बॉडमास में आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। पहले डिवीजन किया जाता है, हालांकि बॉडमास में अगर देखा जाए तो पहले आप हल होता है, का लगा होता है कहीं तो पहले किया जाता है। मतलब कहीं पर अगर आप देखोगे तो उसको सॉल्व करोगे, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इसके पहले भी ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट होता है। अगर ब्रैकेट में एक्सप्रेशन भी दिया होता तो हम ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटा, मझला, फिर बड़ा, या अगर सबसे पहले बार भी दिया है तो बार का भी उपयोग करते हैं। आप में से देखिए बहुत सारे लोगों ने हमें बी और सी का कॉम्बिनेशन दिया सही उत्तर के रूप में। मैं अगर इसको हल करूं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले डिवीजन है, 2 चौके 8 होता है, 4 हो जाएगा, 4 1 के 4, 4 + 4, ये मेरा सही लग रहा है। सीमा का उत्तर मुझे अभी तक पहले ही ऑप्शन में नजर आया सही है, सीमा का। अनीस का देखा जाए तो अनीस को जैसे पहले भाग करना चाहिए, 2 दूना 4, 2 होगा, 2 छंग 12, 12 से 1 निकलने का मतलब 11 होना चाहिए, जबकि इसने 4 बताया। तो भैया अनीस को तो मैं गलत कह रहा हूं कि आप गलत हो। और लोग देखिए, आशा की बात करिए तो आशा को देखिए सबसे पहले डिवीजन करना चाहिए, 2 दूना 4, 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, तो 9 6 15 में से 2 निकलेगा तो 13 आएगा, जबकि 40 की कोई संभावना नहीं है। आशा का भी उत्तर मैं गलत मान रहा हूँ, अनीस का भी उत्तर गलत मान रहा हूँ। केसी के पास चलता हूँ। 3 9 बार 27, 9 होगा, 9 में से 2 गुणे 3 6, घटेगा तो 21, तो किसी भी हालत में नहीं आएगा। कुल मिला के सीमा जी ने उत्तर सही दिया है। सीमा का उत्तर जिन्होंने सही बताया है, मैं उनको कहूंगा कि एकदम आप सही बता रहे हैं। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन सीमा होगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है? सी में। आप लोग सीमा को करेक्ट आंसर देते हुए यहाँ पर देख रहे हैं। होप सो आप सबको क्लियर हुआ होगा। तो पहले इस प्रश्न का करेक्ट हल हो गया सीमा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। मैं अगले क्वेश्चन में चलता हूं। दूसरा क्वेश्चन आज के सेशन का हमारे सामने आएगा। आप लोग फिर से देखिए, एक अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो खूब अच्छे से इसका भी उत्तर आप कर पाएंगे, और मुझे लगता है कि मेरे से पहले आपको इस प्रश्न का भी आंसर बता देना चाहिए कि आंसर क्या होगा। एक बाग है, बगीचा है कि वृक्षों में नीम के वृक्ष, नीम पेड़ आप जानते हैं, गांव में अक्सर सबके दरवाजे पर नीम लगी होती है। नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। मतलब जो टोटल उसके पास बगीचे में वृक्ष है, टोटल पेड़ है, जो नीम है, नीम टोटल का 1/6 मतलब 1/6 भाग है। टोटल का 1/6 भाग है, मतलब अगर उसके बगीचे में जितने भी पेड़ है उसका 1/6वां भाग है। आधे वृक्ष अशोक के हैं। अगर हम हाफ की बात करें, आधे जो है वो अशोक के पेड़ हैं। और आगे देखिएगा, आधे अशोक के हैं और शेष यूकेलिप्टस का है। शेष जो रिमेन बचेंगे वो यूकेलिप्टस के, किसके हैं? यूकेलिप्टस के। यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है, जो नीम है जो कि 1/6 भाग है, उनकी संख्या 5 है, तो बाग में यूकेलिप्टस की संख्या या उनके पेड़ों की संख्या क्या होगी? आपको जल्दी से बता देना चाहिए कि इसका उत्तर क्या होगा। फटाफट सबको आंसर करना चाहिए। अगर नीम कुल का 1/6 भाग था, जो लोग बता सकते हैं प्लीज जरूर बताइएगा। इससे हम कमिटमेंट समझते हैं और हमको लगता है कि आप अच्छे से एक्टिव हैं। और नीम के देखिए 2 चीजें हैं, नीम का भाग दिया है और नीम की कुल संख्या भी दी गई है। ये बढ़िया है। आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि अगर हम नीम के भाग को 1/6 मानते हैं और इसकी संख्या यदि 5 है, तो टोटल पेड़ 30 हो जाएंगे। मतलब उसके बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या 30 हो जाएगी। ये हो गई 30। अब अगर 30 कुल पेड़ हैं
आधा अशोक का है तो अशोक की संख्या 15 हो जाएगी। भाई 30 का आधा आप कर दो तो 15 हो गया, अशोक तो 15 हो गया। और इसकी बात अगर किया जाए, जैसे किसकी बात, नीम की तो ऑलरेडी 5 था तो इसमें कोई डाउट ही नहीं था। 15 5 अगर जोड़ दो तो 20 हो गया, टोटल 30 था, 30 में से अगर हम 20 निकाल दे तो 10 होना चाहिए इसकी संख्या, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। कितने लोग का उत्तर आया था? आया था बहुत सारे लोगों का। शैलेंद्र ने दिया था, निखिल ने दिया था, अंकिता ने दिया था, सुभाष ने दिया था। बहुत सारे लोगों ने हमें 10 उत्तर बताया था कि यूक्लिडिस सही उत्तर होगा, जो कि 10 यहाँ पर राइट सोल्यूशन के तौर पर बनकर आ रहा है। होप सो आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कैसे बन रहा है, ये कनेक्टिविटी आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। भाई नीम 1/6 भाग था, जो कि संख्या कुल 5 था, तो अगर हम टोटल की बात करें तो 30 हो जाएगा। अगर 1/6 भाग मतलब 1/6 5 के बराबर है, एक मतलब कंप्लीट भाग में पेड़ों की संख्या 30 हो जाएगी। 30 का आधा अशोक होगा, जो कि 15 होगा। नीम ऑलरेडी 5 थी, 5 और 15 जोड़ दिया 20 हो गया। यूक्लिडिस की संख्या आपको अगर क्लियर करनी है तो 30 में से 20 निकाल दे तो 10 हो जाएगी। एकदम क्लियर, आपको समझ में इस प्रश्न का उत्तर आ गया होगा। तो 10 इज द राइट सोल्यूशन, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, एकदम सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे आप मेरे साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर आएगा, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर, ये देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप सोचो तो मतलब इसको थोड़ा सा हल करने में हो सकता है आपको सुविधा हो, लेकिन अगर कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं होगी। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। लिखा है 2m - 1/2m बराबर 2 है। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा m² + 1/16 m²। ये पूछा गया, इसका मान आपको बताना है। देखिए यहां पर जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आमतौर पर आपको जैसे यहाँ पे जो पद दिया है, उन्हीं से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पर ऑप्शंस भी बनते हैं, जो प्रश्न की रिक्वायरमेंट्स होती है वो भी बनती है। बट यहाँ पर ध्यान से देखो तो चीजें थोड़ी सी डिफरेंट है। जैसे 2m का होल स्क्वायर 4m होता है, जबकि यहाँ पर केवल m² रखा गया है। यहाँ पर 2m है, जबकि यहाँ पर 16m² रखा गया है। मतलब अगर आप रिक्वायरमेंट्स की बात करें, कुछ यहाँ पर फार्मूले जैसे आपको याद रखने चाहिए कि a - 1/a, भाई इसके पैटर्न पे अगर हम इसका होल वर्ग सोचते हैं तो सूत्र आपको फार्मूला तैयार रखना चाहिए। आपको अक्सर लोग को याद होगा a² + 1/a² - 2 होता है। अगर आप लोग इसका वर्ग करते, अगर यही बीच में प्लस लगा होता तो +2 हो जाता, बाकी कोई चेंज नहीं होता। अब आप ध्यान से देखो, इसको हम चाहेंगे तो हम इस नेचर में बना सकते हैं, और बनाने के लिए हम शुरू में भी कुछ वर्क कर सकते हैं और अंतिम में भी कुछ वर्क कर सकते हैं। अगर मैं एक काम करूं कि इसको देखिए, जैसे ये जो लिखा हुआ है, अगर मैं इसके दोनों पक्षों में, जैसे मतलब दोनों पक्षों में मतलब इधर और उधर दोनों तरफ, अगर मैं 1/2 से गुणा कर दूं तो हम उस तरह से कुछ रियलाइज कर सकते हैं। मैंने 1/2 से अगर गुणा किया इसको तो 2m - 1/2m बराबर 2 × 1/2। समझते जाइएगा आप सभी लोग। तो कुल मिला के अगर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m हो जाएगा, माइनस इसके साथ करेंगे तो 4m हो जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं इस फार्मूले के बिहाफ पर। तो फार्मूले के हिसाब से स्क्वायर करिए तो हो जाएगा m² + 1/16 m²। देखिए जैसे वहां पे था वही हमारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है। -2 * जैसे 2 जैसे जो बनता है तो 2 × a × 1/a के बिहाफ पे बनता है, हालांकि कट कट के 2 हो जाता है। अब यहां पर भी आपको लिखना पड़ेगा m × 1/4m बराबर 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। अब यह भी m खत्म हो जाएगा। यह जो टर्म यहाँ पर समीकरण में बन रहा है, यही आपकी जरूरत थी। तो मैं कहूंगा भैया तुम केवल आ जाओ m² + 1/16 m²। अभी आप सोचो कि यहाँ पर हमारे सामने कितना बनेगा, 2/4, मतलब 2 1 के 2 होता है, 2 दूना 4, अर्थात हम लिख सकते हैं -1/2 बराबर 1। तो कुल मिला के m² + 1/16 m² = 1 + 1/2, जो कि 2 1 के 2 1 3/2 हो जाएगा। अगर आपने एक्सप्रेशन क्लियर किया है, जिसको क्लियर हो गया हो कंफर्म कर ले। 3/2 राइट सोल्यूशन आ रहा है, और अगर 3/2 आ रहा है तो कहीं 3/2 लिखा है। आप सोचो, आप चाहे तो ऐसे 1 + 1/2 को सीधा सीधा 1 सही 1/2 भी बोल सकते हैं, या यहां से अगर हम इसको मिश्र में कन्वर्ट करेंगे तब भी यह 1 सही 1/2 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। बी होगा तीसरे का, बी होगा, डी नहीं होगा। यहां पर 1 बच रहा था भाई, यहां पर 1/2 आया था माइनस में, अगर 1 में 1/2 जुड़ेगा तो 1 सही 1/2 अर्थात 3/2 हो जाएगा। क्वेश्चन इसका बी ऑप्शन है, मतलब इसका हल बी ऑप्शन इस प्रश्न का। आप लोग बी ऑप्शन को लगा दीजिए राइट सोल्यूशन के तौर पे, और कंफर्म करते चलिए कि क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार फाइनली फिर से समझ लीजिए अगर किसी को डाउट हो। मैंने 1/2 से सबसे पहले दोनों पक्षों में गुणा किया है, दोनों साइड में। इधर करने से इसका 2 गायब हो गया, केवल m बचा, a 1/4m हो गया। इधर आपका 2 × 1/2 1 हो गया।
अब यहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। मैंने दोनों साइड स्क्वायर किया जैसे यहां पर रूल है उसके हिसाब से, m स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, जो फार्मूला होता है बेसिक यही होता है। तो 2 इंटू एम इंटू 1/4m है, यम से कैंसिल हुआ, तो यहां पर आपके सामने 2/4 अर्थात 1/2 हो जाएगा। अब इसका मान ही हमको फाइंड करना था, यही हमारी जरूरत थी। m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर माइनस 1/2 बराबर 1 हुआ, इसका मतलब m स्क्वायर प्लस 1/16 m स्क्वायर बराबर आपका 3/2 हो जाएगा, या आप एक सही 1/2 लिख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका डन हो चुका है। होप सो आप सबको क्लियर हुआ होगा, बढ़िया लगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है। अब बता दीजिए, इसको तो मुझे लग रहा है आप सबको, जितने लोग मुझे देख पा रहे हैं सबको इस प्रश्न का उत्तर बता देना चाहिए। आपको एक नंबर दिया है 0.0159 और हमसे कहा इसमें फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 1, मतलब एक का स्थानीय मान बता दें। बहुत आराम से आपको इस प्रश्न का उत्तर कर देना चाहिए। आपको श्योर कर लेना चाहिए कि इसका आंसर क्या आएगा। ध्यान से देखिएगा, जब भी कभी नंबर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आपको दिया रहे तो हमें दो चीजें ध्यान देनी होती है, दशमलव के पहले और दशमलव के बाद। दशमलव के पहले का जो पार्ट होता है वो इंटीजर होता है, इंटीजर का मतलब पूर्णांक होता है, और जो पूर्णांक होते हैं उनका प्रेजेंटेशन 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 अर्थात इकाई, दहाई, सैकड़े, हजार के रूप में किए जाते हैं। जबकि अगर हम लोग इधर साइड में चले तो होगा 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 अर्थात यहाँ पर 10वां भाग, 100वां भाग, हजारवां भाग इस रूप में आगे बढ़ता है। जब किसी नंबर में किसी डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, हमें उस डिजिट को लेना पड़ता है। जैसे आपको 1 की फाइंड करनी तो 1 को उठाइए, साथ साथ वह किस स्थान पे है, वह 10 की पावर -2 के स्थान पर है, जो नियमतः 1 गुणे 1/100 होगा। अगर आप इसको इवेल्युएट करेंगे तो फिलहाल करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा इस प्रश्न का हल भी दिख जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 1/100 हो जाएगा करेक्ट हल, जो कि आप समझ गए होंगे कि वह 1 के 100वें स्थान पर था। कौन? 1, इसी की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी थी, तो आपने इजीली इसका आंसर बता दिया। होप सो ये भी क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। तो चौथे प्रश्न का राइट सोल्यूशन 1/100 हो जाएगा, जो कि आप सी ऑप्शन में देख पा रहे हैं। अब मैं बढ़ूंगा और 5वें नंबर पर आऊंगा। अब देखिए, जैसे इस तरह के भी प्रश्न आपके सीटेट की एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, पेडागोजी के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे जैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पर पूरा पैटर्न नजर आएगा, शुरू से लेके अंत तक पूरे सेशन में। आप ध्यान से देखिएगा। जी, बचपन में बहुत पढ़े थे। हाँ, आइए देखिए, लिखा 7 मीट्रिक टन 9 क्विंटल तथा 20 क्विंटल, 9 क्विंटल तथा 20 क्विंटल। जैसे आप कहते हैं कि अगर आपको जैसे किलोग्राम का जो ग्राम, सॉरी ऐसे कहते हैं वेट का, जो अगर हम सोचें मिली सेंटी डेसीग्राम, मिली सेंटी डेसीग्राम, डेका हेक्टो किलो, सुना होगा आपने स्कूल में, मिरिया क्विंटल मीट्री टन की सीढ़ी एक बना लो। अगर आपने पढ़ा होगा तो मिली सेंटी, मिलीग्राम, सेंटीग्राम, मिली सेंटी डेसीग्राम, डेसीग्राम, डेका ग्राम, हेक्टोग्राम, हेक्टो किलो, मिरिया हेक्टो किलो, मिरिया क्विंटल मीट्री टन की, ऐसे आपने पढ़ा होगा इस पैटर्न को। और वही प्रक्रिया यहाँ पर अप्लाई की गई है। तो हमको जैसे क्विंटल के बाद अगर सोचो, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ अगर हम आते हैं, जैसे आपसे कभी कोई पूछेगा 1 किलोग्राम कितने ग्राम होता है, 1 किलोग्राम बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर किलोग्राम है, 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है। तो ग्राम मतलब जो रियलाइजेशन होता है, इनके बीच का टर्म जो बनता है वो 10-10 के गैप पर बनता है। अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो 1 के बाद उतने शून्य बढ़ाए जाते हैं। अगर ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर आते हैं तो 1 बटा उतने शून्य बढ़ाए जाते हैं, मतलब 1 बटा करके 1 के नीचे उतने शून्य बढ़ाए जाते हैं। जैसे मीट्रिक टन जो पूछा है, 7 मीट्रिक टन है तो 7 लिख दीजिए। 100 क्विंटल है, 9 क्विंटल है, 20 क्विंटल है, मिला देंगे तो 29 क्विंटल होगा। भाई ये दोनों क्विंटल ही है, तो 9 क्विंटल और 20 क्विंटल मिल गया तो 29 क्विंटल हो गया। 720 किलोग्राम जो है उसको भी उठा लीजिए, 720 किलोग्राम अगर देखिए तो उसके साथ लिखा जा सकता है। तो मैं यहाँ पर अगर ऑप्शन में जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर 729,720 ये राइट सोल्यूशन हो जाएगा पूरा किलोग्राम के रूप में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन होगा। अगर आप सोचो, इन दोनों को ध्यान देना पड़ेगा, 9 क्विंटल और 20 क्विंटल मिला दीजिए तो 29 क्विंटल हो गया, साथ साथ 720 किलोग्राम है तो आप इसको उठा सकते हैं। क्लियर है? जैसे अगर आप 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 100 किलोग्राम होता है तो क्या होता है,
100 किलोग्राम क्या होता है, फिर इसी तरह से 100 को बढ़ाते जाए तो क्या होता है। यह प्रक्रिया आपने सोची होगी और उसी बिहाफ पर इसका उत्तर आपका सीधा सीधा अगर आपके सेंस के हिसाब से चलाओगे तो 7 to 9, भाई इनको थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा साथ में, तभी जाके 29 होगा। 29 के बाद 720 उठा दीजिए, तो राइट सोल्यूशन आपका सी ऑप्शन बन, सी ऑप्शन करेक्ट हल। अब देखिए आपके पेडागॉजी मतलब जो शिक्षण का प्रश्न है वो उसमें पहले प्रश्न को हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं। हालांकि जितने भी प्रश्न अभी तक की एकदम सीटेड ओरिएंटेड आपने पढ़े हैं, अब मैं यहाँ पर छठा जो क्वेश्चन उठा रहा हूँ एकदम पेडागॉजी बेस्ड है, जिसमें आपकी तर्क शक्ति ही यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर देगी। आपको अच्छे से इसकी रीडिंग करनी पड़ेगी और रीड करके अपने रिस्पॉन्स प्रतिक्रिया को आपको खुद ही देना होगा, बताना होगा कि क्या आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में एक विद्यार्थी से जब पूछा गया कि क्षेत्रफल क्या है, विद्यार्थी से जब पूछा गया क्षेत्रफल क्या है मतलब एरिया क्या है, अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट अबाउट द एरिया, पहली बात आप क्योंकि सिंसियर आप बड़े हैं, आपको एरिया के बारे में जानकारी है, आप सबसे पहले जैसे घर खरीदते हैं तो कहते हैं कारपेट एरिया, मतलब कितनी लेंथ कितनी ब्रेथ है उसके हिसाब से कारपेट कितना बिछाया। कारपेट एरिया बेसिकली यही है कि घर में कितना कारपेट बिछा लो हमारी जगह उतनी ही होती है, मतलब हमारा पूरा सरफेस ही हमारी एरिया है। खेत की जुताई कराते हैं हम लोग तो कारपेट एरिया मतलब पूरे एरिया की बात करती है, तो जुताई कितने एरिया में हो रही है, लंबाई गुणे चौड़ाई के हिसाब से हो रही है। अगर हम रेक्टेंगुलर फिगर ले रहे हैं या हम किसी भी प्रकार का फिगर ले तो जो हमारा सरफेस होता है वही हमारा एरिया होता है। पुताई दीवार की करा रहे तो दीवार की जो चौड़ाई है और दीवार की जो ऊंचाई है उस पर डिपेंड करेगा उसका एरिया। एरिया बेसिकली सरफेस है। अगर हम कह रहे हैं कि एक छात्र से या विद्यार्थी से हमने पूछा कि क्षेत्रफल क्या है, उसने हमें कहा कि भैया लंबाई गुणे चौड़ाई। अब आप ये जानते हैं कि हर जगह लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं होती है, उसका सेंस कहीं कहीं अलग अलग तरह से होता है। अब जैसे मान लो दीवार है तो दीवार में ऊंचाई गुणे चौड़ाई होगा या ऊंचाई गुणे लंबाई होगा, तो डिपेंड करता है कि उसकी परख क्या, उसकी सोच क्या। अपने सिद्धांत पर अपनी थीम पर वो आंसर तो हमें लंबाई गुणे चौड़ाई बता रहा है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि जब भी आयत आता है तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई की बात करते हैं, वर्ग आता है तो कहते हैं भुजा गुणे भुजा हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल आया तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो गया। इस प्रकार से हम अलग अलग फिगर की थीम अलग अलग बनाते हैं, लेकिन अप्रोच एक है। अप्रोच वही है कि आप पूरी लंबाई ले लो पूरी चौड़ाई ले लो, उसके हिसाब से आप उत्तर बता दो कि जो है यहाँ पर उसका क्षेत्रफल क्या है। तो उसने अपने हिसाब से तो बता दिया। क्षेत्रफल की जो थीम है अवधारणा है, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कह सकते हैं, आप उसके बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं, क्या चीज सोच के बता सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। विद्यार्थी ने किसी भी बंद आकृति या आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया। ये अगर सोचा जाए तो अब तक एकदम सही सेंस निकल रहा है। मतलब उसने कोई भी आकृति को एक रेक्टेंगल मान लिया, आयत मान लिया, और जब भी हम कभी आयत की बात करते हैं तो आयत की लंबाई को चौड़ाई को जब परस्पर हम गुणा करते हैं तो क्षेत्रफल हो जाता है। भाई हमसे अगर हमने सोच लिया हर फिगर आयत है तो हमसे आप क्षेत्रफल पूछोगे तो मैं क्या बताऊंगा, मैं कहूंगा लंबाई गुणे चौड़ाई। मैंने क्षेत्रफल का ही उत्तर दिया है, बट हमने हर बंद आकृति को रेक्टेंगल मान लिया, जबकि मैंने कहा ऐसा हमेशा नहीं होता है। तो मतलब ये तो अभी तक की थीम उसकी सही है, विद्यार्थी सही कह रहा है कि क्षेत्रफल, लेकिन ये बात गलत है कि विद्यार्थी हमेशा यही कहेगा। जैसे मैंने कहा हर फिगर की हर ज्यामितीय आकृति की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। इस बात की तो हम गारंटी कर रहे हैं कि विद्यार्थी गलत शब्द बोल रहा है कि लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाइए, क्या आप खुद ही सोच लीजिए, क्या ऐसा होगा कि हमेशा हर फिगर का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होगा? नहीं। विद्यार्थी क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच में उलझन, नहीं ये भी गलत है। क्षेत्रफल और परिणाम की परिमाप की, अगर परिमाप मतलब आयत, सॉरी परिमाप मतलब पेरीमीटर, जो बाउंड्री की लेंथ होती है, ये बाउंड्री की लेंथ परिमाप होती है, क्षेत्रफल सरफेस होता है। तो उसमें तो उलझन नहीं है उसको, मतलब वह परिमाप अगर सोचा जाए परिमाप और आयत की उलझन में है, ये बात तो गलत है। ये भी सही है, मतलब उसने आयत का क्षेत्रफल तो फिलहाल बताया था ना, उसने आयत का परिमाप तो बताया नहीं था। विद्यार्थी को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई बिल्कुल ऐसी बात गलत है। भाई उसको जानकारी है, उसने लंबाई गुणे चौड़ाई बताया है, फार्मूला ही याद है, लेकिन उसको एटलीस्ट इंफॉर्मेशन है। मतलब कुल मिला के जो उसके अंदर की थीम हम समझ पा रहे हैं टीचर, वह यह है कि उसने किसी भी बंद आकृति को आयत मान लिया और उसके आधार पर जब आपने उससे क्षेत्रफल के बारे में पूछा तो उसने उसका उत्तर कहा कि लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। मतलब ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, आपका पहला ऑप्शन इस प्रश्न के लिए सही हो जाएगा। एज ए टीचर अगर आप मैथ के हैं तो आप इस बात को फील कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर क्या थीम बनकर आ रही, किस प्रकार से वह सोच पा रहा है। तो छठे प्रश्न का उत्तर ए ऑप्शन है, आप सभी लोग लगा ले फटाफट, और ए ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट हल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया है, और मैं चाहता हूं कि तेजी के साथ एक बार कमेंट करके आप लोग बताएं, जो लोग समझ पा रहे हैं, जिनके अंदर सिंसियरिटी है वो बिल्कुल कमेंट करके बताएं कि इसका उत्तर क्या होगा।
और सबसे अच्छी बात है, एक बार मैं आप लोगों को कहूंगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी आपके लिए सुबह प्रतिदिन करने के एफर्ट में और बढ़ोतरी करें। आपकी यहाँ पर मैं एक अपनी थॉट बता रहा हूँ। हमने कहा क्यू एक प्राकृतिक संख्या है। क्यू एक प्राकृतिक, प्राकृतिक मतलब नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर आप जानते हैं कि क्या होती है। नेचुरल नंबर एक से प्रारंभ होकर जितनी भी संख्या आप गिन सके वो सब की सब नेचुरल होती है, सब की सब प्राकृतिक होती है। इसने कहा क्यू एक प्राकृतिक संख्या है। जो पी का वर्ग है, पी का वर्ग जो है वो क्यू है, ए है भाई। पी भी एक प्राकृतिक संख्या। अब पी के बारे में इसने पूछा गया, पी क्या है, पी क्या है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 का जब वर्गमूल आप करोगे तो 2 हो जाएगा। यही पैटर्न होता है। कभी भी अगर किसी का वर्ग आपको दिया है, जैसे हमने लिखा पी का वर्ग बराबर क्यू, मेरे से अगर कोई पी पूछेगा ना तो मैं कहूंगा इसका वर्गमूल फाइंड कर दो, ऑटोमेटिकली पी आ जाएगा। जब कोई नंबर किसी संख्या का वर्ग है तो वह नंबर उस दी गई संख्या का वर्गमूल होगा, क्योंकि यह परफेक्ट स्क्वायर नंबर या अब जैसे सोचो 2 का वर्ग 4 है, तो यहां पर यह क्यू है और यह पी है। यह आपका क्या है, देखिए अगर सोचा जाए तो यह पी है और यह क्यू है। तो हमको अगर पी फाइंड करना है तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको फाइंड करने के लिए इस 4 का हम वर्गमूल करेंगे। तो हमको यहां पर बताना पड़ेगा कि यह क्यू के वर्गमूल के बराबर होगा, क्यू के वर्गमूल के बराबर होगा। कभी भी अगर किसी संख्या का वर्ग किसी नंबर के या वैल्यू के बराबर है तो आप उस वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं, तो यहां पर अगर आपने ध्यान से देखिए, हमेशा अगर आपने कभी m स्क्वायर बराबर n लिखा है, आपसे मैं अगर कभी m पूछूंगा तो आप तुरंत यहां पर ऐसे लिख दो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर हाफ लगा सकते हैं, पावर हाफ लगा सकते हैं। यह इसका पैटर्न है और इस आधार पे कभी आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा, जिससे कि इसका उत्तर आपका क्लियर हो जाए। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, आपने सबने समझा होगा। मैं आगे बढ़ूंगा, अगले प्रश्न पर आपको लेकर चलूंगा। फिर से आपको देखिए थॉट पर आधारित एक क्वेश्चन फिर से मिलकर आ रहा है। आप सभी की जिम्मेदारी बनती है इस प्रश्न को भी अच्छे से देखें और देख करके सही उत्तर करने की कोशिश करें। जो क्वेश्चन आपके सामने है क्या है थोड़ा सा समझिए। बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा जहां जहां हो सकता है वहां पर थ्योरेटिकल सेक्शन पर भी आपसे बात करूं, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए इसके लिए। भिन्नों की तुलना, भिन्नों की तुलना मतलब कंपैरिजन ऑफ अ फ्रैक्शन। भिन्न परस्पर जब कंपेयर किए जाते हैं, बड़े छोटे निर्धारित किए जाते हैं, आरोही अवरोही बताए जाते हैं, उस थॉट पर आधारित यह प्रश्न है। हमने कहा भिन्नों की तुलना जब पढ़ा रहे थे, जब आप मान लो एज ए टीचर पढ़ा रहे थे, इतना सोचते हैं आप लोग पढ़ाते समय, अगर आज टीचर कभी आप प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा रहे हैं तो सोचिए कितना सोचते हैं आप लोग। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, अंश समान है, अंश समान है, तो एक प्रश्न आपके सामने आया, देखिए ध्यान से। जैसे मान लो अंश समान है तो आपको ये कन्फर्म मैं कर दूं कि ऐसे समय दो प्रकार की स्थितियां तुलना में आती हैं। कभी अंश समान होता है, हर असमान होता है। अक्सर स्थितियों में आपने भिन्न को कंपेयर कराया होगा तो आप हर को समान कराते होंगे, चाहे एलसीएम ही लेकर के कराते होंगे। अगर एज ए टीचर आप कभी भिन्न को कंपेयर कराते होंगे तो आप हर को समान कराते होंगे। जब आप हर समान कर देते हैं एलसीएम से, तो जिसका अंश बड़ा होता है वह भिन्न बड़ा होता है, जिसका अंश छोटा होता है वह भिन्न छोटा होता है। लेकिन जब कभी अंश समान हो, अंश समान हो, तो जब हर की बात किया जाए, मान लो यहां पर हर में 5 है और यहां पे हर में 7 है, तो ऐसी स्थिति में जिसका हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ा होता है, जबकि जिसका हर बड़ा होता है वह भिन्न छोटा होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लो सेब एक ही है आपके पास, पिज्जा एक ही है, इस पिज्जा को अगर आप 4 टुकड़ों में करोगे और इसी पिज्जा को आपको 2 टुकड़े करने हो, तो बताओ किसको ज्यादा मिलेगा। अगर मान लीजिए आप इस पार्टीशन में थे तो आपको कम मिलेगा, क्योंकि उसी पिज्जा को 4 टुकड़े किए गए। अब आप इस पार्टीशन में अगर थे तो आपको ज्यादा मिलेगा, क्योंकि इसी पिज्जा के आपके 2 टुकड़े हुए हैं। अगर आप इस प्रश्न की बात करो तो जहां पर इसने कहा अंश समान है, अर्थात ऊपर देखो दोनों में 3 है, नीचे इसमें 5 है, इसमें 7 है। भिन्न की तुलना पढ़ाते समय अंश समान है, जिसमें 3 जैसे 3/5 3/7 रोहित की प्रक्रिया थी। चूंकि अंश समान है और 7 5 से बड़ा है, 7 5 से बड़ा है, अर्थात 3/7, उसने कहा कि 3/7 3/5 से बड़ा है। उसने इस तर्क पर, क्योंकि हर से बड़ा था, अंश इसका हर छोटा था, इसने हमसे कहा कि भैया ये आपका बड़ा होगा, ये छोटा होगा। क्या आप इस बात से मतलब पूरी तरह से तो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस बच्चे को जानकारी नहीं है। अगर वो रोहित एक स्टूडेंट है तो रोहित को भैया जानकारी नहीं है, नहीं जानकारी है, तो इसको हम अपने उत्तर ऑप्शन से कैसे रिलेट करेंगे।
रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता। आप ध्यान से पूरी बातों को समझने की कोशिश करें। भाई ये तो राइन फैक्ट है कि रोहित नहीं जानता है। अगर जानता होता तो इस तरह से काम थोड़ी करता, ऐसे थोड़ी बताता। दूसरा, रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता। अंश हर की अवधारणा तो जानता है। अंश हर की अवधारणा अगर ना जानता होता तो ये सब कंपैरिजन करता, 7-5 के हिसाब से चीजों को ना बताता। हाँ, रोहित को भिन्नों के परिमाप की समझ, परिमाप से कोई लेना देना नहीं भिन्न के। हाँ, अंडरस्टैंड, पेरीमीटर से कोई मतलब नहीं है। रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया। भाई अभ्यास तो किया उसने, इस सब कुछ सही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज यहाँ पर उसके साथ जो बनकर आ रही है, रोहित तुल्य भिन्नों अर्थात जो कंपेरिजन, रोहित डज नॉट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्रैक्शन, जो भिन्नों का जो कंपेरिजन होता है वो नहीं समझ पाया है। इसलिए हमने इसके लिए ऑप्शन ए को सेलेक्ट किया है। आप सब समझ गए होंगे कि ऑप्शन ए हमने क्यों सेलेक्ट किया है। आपकी थॉट पे डिपेंड करता है, आपके हमारे चर्चा भी हो सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ए राइट सोल्यूशन है। रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है। ये ऑप्शन करेक्ट है जो आप लोग यहाँ पर 8वें प्रश्न में नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। 9वां नंबर देखिए ध्यान से। 9वां नंबर, रोमन अंकों का उपयोग। आपने रोमन अंक पढ़े होंगे, अक्सर आप लोग उपयोग भी किया होगा। कैसे लिखा जाता है? 1, डबल 1, ट्रिपल 1, 4 टाइम, ठीक, और नहीं तो देखिए इस तरह से आप लिखते हैं, या बी लिखा जाता है और वी आई लिखा जाता है, और इस टाइप से हम लोग यहाँ पर लिखते चले जाते हैं। टैली मार्क अलग चीज होता है, लेकिन इस टाइप से बी डबल आई हो जाता है, बी ट्रिपल आई हो जाता है। मतलब इस तरह से हम रोमन अंकों का उपयोग करते हैं। रोमन अंक अगर पूरी तरह से सोचा जाए तो एक लॉजिकल, या हम कह सकते हैं एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है संख्याओं को प्रेजेंट करने का। रोमन अंकों का उपयोग आमतौर पर हिंदू अरबी अंकों जैसी संख्याओं के लेखन में क्यों नहीं किया जाता है? पूछा गया कि ऐसा हमेशा क्यों नहीं होता है। आप में से जो समझ पा रहे हैं उत्तर बताएं। रोमन अंकों को याद करना बड़ा मुश्किल है, ये तर्क देना गलत है। भाई ऐसे तो कहा जाए हर चीज को याद करना बड़ा मुश्किल है। भाई अगर हम कह दें कि याद करना मुश्किल है तो ये हम गलत बात बता रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी याद करना आपका टफ है। इसमें भी तो पैटर्न ही चल रहा है। जैसे संख्याएं चलती, इसमें कुछ ही डिजिट ऐसे होते जो कि हमें याद करने पड़ते, जैसे वी याद करना, यल याद करना, यम, तो हमें कुछ ही टर्म ऐसे हैं, बाकी तो हम परस्पर संबंधित कर लेते। यक्स मतलब 10 हो जाए। रोमन बच्चों का उपयोग करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है। ये हाँ, ये थोड़ा सा है कि रोमन अंक का उपयोग करके बच्चों की संख्या मतलब करके संख्याओं को बनाना एक जटिल कार्य है, लेकिन इतना भी नहीं है। बच्चे अंग्रेजी वर्णमाला और रोमन अंकों में भ्रमित हो जाते हैं। अगली लाइन है रोमन अंक अस्थानी मान। मैं आपको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन लग रही है मुझे ये लग रही, बाकी ये लाइन बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली जब आप मतलब जो हम लोग नंबर यूज करते हैं, जो डेसिमल नंबर यूज करते हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले स्थानीय और जाति मान के बारे में चर्चा करते हैं। मतलब प्लेस वैल्यूज का डिसाइडेशन फिक्स करते हैं। वहां पे हर डिजिट फिक्स होता है कि किस प्लेस पर है, या उसकी प्लेस वैल्यू क्या है, उसकी फेस वैल्यू क्या है, स्थानीय और जाति मान क्या है, हर अंक। जबकि रोमन की अगर बात किया जाए तो रोमन अंक में स्थानीय मान और का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इन अंकों का उपयोग करके गणना करना बड़ा मुश्किल होता है। मतलब आप इसका उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए तो कर सकते हैं, लेकिन इसका उपयोग आप कैलकुलेशन के लिए नहीं कर पाते हैं। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। जब भी आपसे रोमन अंक के बारे में पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सर देखिए प्रेजेंटेशन तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में, इसका लिख करके दिखाओ तो आपको बड़ा वैल्यूएबल लगता है, बड़ा प्रभावी लगता है। हम लोग भी अक्सर रोमन में लिख देते हैं, लेकिन रोमन का जो उपयोग है कैलकुलेशन के लिए इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पर प्लेस वैल्यू का निर्धारण फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। तो आप 9वें प्रश्न का सही उत्तर क्या बनाएंगे? ये ऑप्शन राइट सोल्यूशन है। इसमें स्थानीय मान का नियोजन नहीं करते हैं, इसलिए इसका उपयोग करके कैलकुलेशन करना टफ होता है, हम नहीं कर पाते हैं। आई होप समझ में सबको आया होगा। ठीक, 10वें नंबर पर आ जाइए। आइए इस पर भी हम लोग पेडागोजी के ही प्रश्न की बात कर रहे हैं। इस क्वेश्चन के लिए भी ध्यान से देखिएगा और सब लोग यहाँ पर समझिएगा। यहाँ पर बात किया जा रहा है कि कक्षा 3 के अध्यापक, कक्षा 3 मतलब क्लास 3 की बात की जा रही है। अध्यापक ने कक्षा का व्यकलन मतलब कक्षा को व्यकलन अर्थात सब्ट्रैक्शन पर निम्न शाब्दिक प्रश्न दिया। क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में कभी कभी प्रश्न दिए जाते हैं कि मान लो पेड़ पर 10 चिड़िया बैठी है, हाँ, एक जो है पत्थर मारो 2 चिड़िया उड़ गई। ये सब शाब्दिक होते हैं। एक थैले में इतने कंचे या गेंद रखी हुई है, आप उसमें से कुछ निकालो, तो ऐसे ही बात की जा रही है। एक बक्से में 50 बोतलें आ सकती है, उसने बताया। एक थ्योरेटिकल प्रश्न बच्चों को दिए जाते हैं जिससे बच्चे समझ पाए, थ्योरी के रूप में, कहानी के रूप में, स्टोरी के रूप में, और यहाँ पर यह कैलकुलेशन चलता है। बताया गया बक्से में 5 बोतलें आ सकती हैं, उसमें पहले से ही 20 बोतलें हैं, मतलब 50 आ सकती हैं। एक बॉक्स है, उसमें टोटल 50 की उसकी कैपेसिटी है, ऑलरेडी 20 उसमें अवेलेबल है।
इस बक्से में कितनी बोतलें और रखी जा सकती हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी से संबंधित है? मतलब आप तो कंफर्म ही हो गए प्रश्न क्या है, तो प्रश्न तो समझ गए कि भाई अगर बक्से में 50 की कैपेसिटी थी, 20 ऑलरेडी अवेलेबल था, जैसे हमने कहा कि हमें आपको 10 रुपए देने हैं, 2 रुपए ऑलरेडी आपके पास है तो मैं 8 ही दूंगा ना। तुलना, तुलना मतलब तो नहीं है, कंपेरिजन। योग की पूरकता, बिल्कुल यहां पर अगर सोचो तो विभाजन नहीं है, न्यूनीकरण नहीं है, योग की कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सम, बिल्कुल सही बात है। कभी कभी याद करिए, मैं क्लास में भी इस चीज को बताता हूं कि जैसे हमारी कॉम्प्लीमेंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है, मतलब हम जैसे कहते हैं हम कॉम्प्लीमेंट किसके हैं, जो हमें पूर्ण कर दे। बक्से की टोटल रिक्वायरमेंट 50 थी, बक्से में अवेलेबल 20 था, तो 20 को कंप्लीट कौन कर पाएगा, 30 कर पाएगा। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के हो गए। जैसे आप पढ़ते हैं कि 90 डिग्री कोटि पूरक, दो कोटि पूरक का सम होता है। एक अगर 30 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट कौन होता है, 60 होता है। इसीलिए कहते हैं कि जब हमें इस गोल को अचीव करना है और हम इतने हैं, तो हमारा कॉम्प्लीमेंट ही हमको यहां पर पहुंचा सकता है। तो हम कहते हैं, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द सम, अर्थात योग की पूरकता। मतलब इस हिसाब से जैसे बच्चे को आप तर्क देंगे कि बेटा देखो 50 की रिक्वायरमेंट्स है, आपके थैले में 20 अभी टोटल है, आप सोचो कि आप कितने कंचे खरीद लो, या कितने क्या है खरीदना था, बोतलें खरीद लो, जिससे कि आपका बैग भर जाए, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो कहेगा सर 50 थे, 20 और में 50 की रिक्वायरमेंट है, 20 थे, 30 और मैं ले लूं तो हमारा काम हो जाए। तो यहां पर बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, बी। तो आप लोग 10वें प्रश्न का बी ऑप्शन नोट कर लीजिए, करेक्ट हल हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा। तो एक बार अच्छे से आप बता दीजिए थंब दे करके कि हाँ सर समझ में सब आ रही बातें, और जो है आगे बढ़ते चलिए मेरे साथ। ये देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, आरोही। आरोही मतलब क्या होता है बताइए? आरोही मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा। मतलब अगर कोई समूह है, कोई कलेक्शन है नंबर्स का, उसको हम छोटे से बड़े अर्थात असेंडिंग ऑर्डर या हिंदी में कहें आरोही क्रम में हमने लिखा है, तो लिखने पर कौन सी संख्या थर्ड पोजीशन पर होगी? किस पर? थर्ड पोजीशन अर्थात तीसरे स्थान पर होगी। आइए सबसे पहले हम नंबर को देखें। आपके पास जो नंबर दिए गए हैं मैं ऐसे समझाता हूं, देखो 7.07, 7.70, 7.707, 7.007, 0.77। मैं आपको समझा दूं कि आपको अगर तुलना करना है तो सबसे पहले पूर्णांकों को देखिए। तो पूर्णांक में भाई सबसे पहले हम इसको लेंगे, पहली पोजीशन है हमारा अगर सबसे छोटा देखा जाए, क्योंकि बाकियों में 7 है, इसमें 0 से शुरुआत है, इसलिए हम पहले स्थान पर 1 को मानकर चले। तो पहला स्थान 1 है, मतलब 0.77। अब इसके बाद देखिए बाकी सब में 7 है, अब इनकी तुलना आगे से की जाएगी। यहां पर 0 है, बाकी में 7 है, यहां भी 0 है, यहां पर 0, यहां पर 0, लेकिन इसके बाद यह 0 यह है, यह 0 ए है, यहां पर 7 है, तो यह दूसरे स्थान पर हो जाएगा, तो कन्फर्म है तीसरे स्थान पर। तो अगर हम लोग आरोही क्रम में चल रहे हैं तो हमारा तीसरा स्थान 7.07 होगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया। ऑप्शन नंबर सी राइट सोल्यूशन है। आप में से जितने लोग कंफर्म कर सकते हैं बिल्कुल कर लीजिए। कैसे? सबसे छोटा 0.77, क्योंकि सब में पूर्णांक 7 था, इसमें 0 था। अगले के पास चलते हैं, अब बाकी सब में 7 है, अब किसी में भी कोई हो सकता था। डेसिमल आफ्टर हमने जब कंपेयर किया तो वी गेट हियर 0, हियर 0, मतलब हमारी कंपेरिजन इन दोनों में होगी। तो हम आगे बढ़ेंगे, इसमें तो 7 मिला बट इसमें 0 मिला, तो टेक दिस वन सेकेंड पोजीशन और इसको आप थर्ड पर मान लो, तो आपके सामने यह नंबर कलेक्शन में हो गया, मतलब तीसरे स्थान पर आरोही क्रम में लिखने पर 7.07 है। राइट सोल्यूशन आपके इस प्रश्न का है, जो कि 11वें का है। 11वां प्रश्न उत्तर कितना दे रहा है? 7.07। प्लीज नोट कर ले। 12वें पर आ जाइए। अब देखिए आप लोग जो भी समझ पा रहे हैं प्लीज कैलकुलेट करें, उत्तर बताएं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बाकी मैं अपनी कर रहा हूं रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक वर्ग के रूप में तार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती है। तार जो वायरिंग का होता है आप समझ रहे होंगे, वर्ग के रूप में है, वर्ग मतलब स्क्वायर। स्क्वायर आप जानते हैं कि सभी भुजाएं बराबर होती, हमने तार को ऐसे घुमा के रख दिया सभी भुजाओं को बराबर के रूप में। टोटल उसने 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का स्पेस कवर किया। आपको अगर स्क्वायर का एरिया पता है, साइड का स्क्वायर, अगर हम इनकी सभी साइडें ए ले रहे हैं, भुजाएं ए ले रहे हैं, ए वर्ग बराबर 144। अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, अगर कोई नंबर किसी का वर्ग है, उस नंबर को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका वर्गमूल कर देते हैं। यह 12 का वर्ग होता है, अर्थात इस वर्ग की सभी भुजाएं 12 हो जाएंगी। सभी भुजाएं क्या हो गई? 12। यहां तक हमने कर दिया, अभी पूरा पढ़ा भी नहीं था बल्कि।
अब इसी तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाता है। अब याद रखिए कुछ बातें, जब भी कभी हमारे पास कोई बेंडिंग है, मतलब कोई तार टाइप की चीज है, अगर हम उसको तार टाइप की चीज मतलब जिसको हम घुमा सके, कभी उसी को वृत्त बना देते हैं, कभी वर्ग बना देते हैं, कभी आयत बना देते हैं, लेकिन तार की लंबाई पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, तार एज इट इज रहता। हाँ, क्षेत्रफल अलग अलग कर सकते हैं। तो परिमाप दोनों फिगर का सेम रहेगा, जो परिमाप इसका होगा सेम परिमाप इसका होगा, तो पेरीमीटर ऑफ बोथ फिगर विल बी इक्वल। आप मुझे बता सकते हैं कि अगर वर्ग का क्षेत्रफल 144 था, भुजाएं 12 आई, तो इसका पेरीमीटर अर्थात परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप मतलब सभी भुजाओं का जोड़ होगा। तो 12 गुणे अगर हम 4 कर दे तो परिमाप 48 हो जाएगा। 12 गुणे 4 बिल्कुल आपने बता दिया, बहुत बढ़िया, लेकिन स्क्वायर नहीं होगा, 48 सेंटीमीटर होगा, नॉट अ स्क्वायर सेंटीमीटर। तो परिमाप इसका हो गया 48 सेंटीमीटर, एकदम परफेक्ट है। सेम पेरीमीटर इसका भी होगा, किसका? आयत का, जिसके पास लंबाई होती है जो कि ऑलरेडी दिया है, देखो 16, और चौड़ाई होती है जो कि हमको नहीं पता है। परिमाप होता क्या है किसी आयत का? ट्वाइस एल प्लस बी, ट्वाइस एल प्लस बी होता है, जो कि परिमाप पेरीमीटर के बराबर होता है, जो 48 दिया है। 2 से इसको भाग कर दे तो यह 24 हो जाएगा। यल मतलब 16 प्लस बी हो गया, तो बी का मान भैया 8 हो जाएगा। अब बी का मान अगर 8 हो गया तो हमसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल क्या होगा बताइए? 16 गुणे 8, अर्थात लंबाई 16 थी, चौड़ाई 8 हो गई, 16 8 128 हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन में दिया था। यहां पर हमसे क्या पूछता है अक्सर, आप समझिएगा, यहां पर अक्सर हमसे पूछता है कि दोनों में किसका क्षेत्रफल ज्यादा है। क्षेत्रफल ज्यादा कभी पूछ लेता है तो आप उस समय भी कंफर्म हो जाते हो कि सर इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा, क्योंकि 144 इधर पता है 128 ही आ रहा है। ऐसे त्रिभुज बना दिया जाता है, ऐसे अन्य फिगर बना दिए जाते हैं। आपको यहाँ पर बाकी फिगर के बारे में अगर जानकारी है, इनकी छोटी छोटी जो आवश्यकताएं होती, छोटी छोटी जो जानकारियां होती, अगर वो सब अवेलेबल क्लियर हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों में मुझे नहीं लगता कभी दिक्कत होने वाली है। तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर राइट सोल्यूशन हो जाएगा। आप कंफर्म कर लीजिए, समझ में सबको आएगा। अगर ध्यान से देखेंगे भैया सबको समझ में आएगा। अब बताइए, एक लोग पूछ रहे हैं हमसे, वो कौन है पता है? वो एक संख्या है, वो एक संख्या है। वो क्या क्या कहते हैं उनके बारे में सुनिए। वो हमसे कहते हैं कि मैं एक संख्या, देखो इनको पढ़िए, बड़ा मजा आ रहा है इनको सुन करके। कह रहे मैं कौन सी संख्या हूं? ये आप जो हैं ठीक ही हैं, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। इन्होंने कहा मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। तो अंक कौन कौन हो सकते हैं? 10 से लेकर 99 तक, और ऐसे जिनके अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। क्यों बताइए? क्योंकि वह एक सम संख्या है। अब अगर ऑप्शन में चलो तो ऑप्शन में सभी सम संख्याएं ही हैं और सभी 2 अंक की हैं, तो पहले ऑप्शन से कोई एलिमिनेशन संभव नहीं है। ठीक, इन्होंने कहा मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। हमने कहा यार आप तो सब में कंफ्यूजन डाल दिए हो, सभी तो 2 अंकों की सम संख्या है, आप चेक करो सब 2 अंक की हैं और सम भी हैं। दूसरा सोचो, मैं 3 4 6 का सार्वगुणज हूं। सार्वगुणज का मतलब क्या होता है? सार्वगुणज का मतलब होता है, देखिए आई एम द 2 डिजिट अ नंबर, इवन नंबर, आई एम द मल्टीपल ऑफ 3 4 6, मतलब मैं 3 4 6 सभी से डिवाइड हो जाता हूं, मतलब सबसे कट जाता हूं। 3 से भी कट जाता हूं, 4 से भी कट जाता हूं, 6 से भी कट जाता हूं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कोई नंबर अगर 3 से कटेगा तो उसके सभी अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटेगा, अंकों का योग 3 से कटेगा। कोई 4 से कटेगा तो उसके अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे, अंतिम 2 अंक 4 से कटेंगे। कोई 6 से कटेगा तो वह 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। अगर मैंने फोकस किया तो 5 6 11, इनको खत्म करो भाई, जाओ अपना काम करो। 4 2 6 ये भी 3 से कटेगा, 6 3 9 ये भी कटेगा, और 8 4 12 ये भी 3 से कटेगा। तो 3 से सब कट गए, अब 2 से सब ऑलरेडी कट रहे हैं, तो सब 6 से भी कटेंगे। अब इससे भी एलिमिनेशन संभव नहीं, केवल एक ऑप्शन गायब हुआ, 56 नहीं होगा। 56 को छोड़ दीजिए, तो बाकी पर चलते हैं अगले स्टेटमेंट में। मेरे कुल 9 गुणनखंड हैं। अब लो एक और कहानी आ गई, मेरे कुल 9 गुणनखंड है। अब गुणनखंडों की बात किया जाए, गुणनखंडों की संख्या कैसे पता होती है ये भी समझिए। 2 तरीके हैं। जैसे अगर आप सोचो, मान लीजिए मैंने कहा 24 है, तो 24 के गुणनखंड कैसे निर्धारित किए जाएंगे? आप ध्यान से सुनते जाइएगा तभी कंफर्म होगा। इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है, जैसे एक पैटर्न आप समझिए, 1 24 बार, 2 12 बार, 3 8 बार, लो 4 6 बार, ठीक है, 4 6 बार। और कोई काटेगा? नहीं, हो तो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हो रहा है ना? 8 हो रहा है, 9 नहीं हो रहा है। क्यों 8 हो रहा है 9 नहीं हो रहा है? तो मतलब 24 नहीं होगा।
इसका जो पैटर्न होता है, जो तरीका होता है, आप समझिए वो कैसे। अच्छा, यही 36 को अगर हम ले लेते, एक 36 बार, दो 18 बार, तीन 12 बार, चार 9 बार, ठीक है, चार 9 बार, छह 6 बार, तीन तीन चार 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 आठ, सॉरी देखो, चार चार आठ, आठ एक 9। अगर हम गुणनखंडों की बात करें तो इसके गुणनखंड कितने हो गए, टोटल 9 हो गए। 36 के गुणनखंड 9 होंगे, तो बी सी ऑप्शन ही राइट सोल्यूशन होगा। सी ऑप्शन हो रहा है। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि इसके गुणनखंडों को निर्धारित करने का और तरीका क्या होता है। जैसे 24 है, टोटल जो फैक्टर फाइंड करते हैं कि गुणनखंड कुल कितने होंगे, अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर दें, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 8 गुणे 3, मतलब यह है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1। तो टोटल फैक्टर फाइंड करने के लिए जो इनकी पावर है उसको 1 बढ़ा दीजिए और इसकी पावर 1 बढ़ा दीजिए। देखो 3 1 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8, इसके गुणनखंड होंगे 8। देखो मैंने बताया था 8 हो गए। जब 36 की बात आप करोगे तो 36 मतलब क्या होगा, 2 दूना 4 9 36, मतलब 2 की पावर 2 होगा, 3 की पावर 2 होगा। कैसे बताइए, 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 की पावर 2 मतलब 9, 9 चौके 36। अब इस पावर को 2 को 1 बढ़ाओ तो 3 हो जाएगा, और 2 को 1 बढ़ाएं तो 3 हो जाएगा। 2 + 1 2 + 1 मतलब 3 3 9, इसके कुल गुणनखंड 9 हो गए। ये भी तरीका था, वो भी तरीका था, डायरेक्ट भी सोचा जा सकता है अगर इतनी समझ ना हो। नहीं तो अभाज्य गुणनखंड करिए, उसका जो फैक्टर, जो पावर हो, पावर को 1 1 बढ़ा के परस्पर गुणा कर दीजिए, तब भी हम गुणनखंडों की संख्या बता सकते हैं। आई होप सब समझ पाए। लेकिन देखिए तीनों स्टेटमेंट तक आना पड़ेगा। पहले 2 अंकों की सम संख्या से कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा था, सार्वगुणज से एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ, लेकिन मेरे कुल 9 गुणनखंड है, इसके हिसाब से हम कितने पे पहुंच रहे हैं, 36 को अपने इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन बनाएंगे। इसके कुल 9 गुणनखंड है, 9 ऐसे लोग हैं जो 36 को पूर्णतया विभाजित। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। एक 13वां प्रश्न आपका डन है। फाइनली चलो भाई आगे, आप लोग बताते चलिए, बढ़ता चलूं तभी उसी सीक्वेंस में पढ़ रहा हूं। एक अगले प्रश्न पर, अगला क्वेश्चन, मेरे पास एक संख्या है 8 8 8 9 9 की पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले प्रीसीडिंग, और परवर्ती मतलब बाद की, तुरंत एक हमसे पहले एक हमसे बाद। जो मेरे से पहले होता है उसे कहते हैं पूर्ववर्ती, जो मेरे से बाद होता है उसको कहते हैं परवर्ती। अनुवर्त जैसे एक होता है ना कि एक पहले प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग, अंग्रेजी में अगर लिखा जाए तो प्रीसीडिंग होता है, सक्सीडिंग होता है। अंग्रेजी में देखो लिखा भी होगा प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग, देख रहे हैं ना। तो आप इसमें एक कम कर दे तो यहां पर केवल 8 हो जाएगा, बाकी तो सब सही है। और इसमें एक बढ़ा दें, यह 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। 8 1 9 हो जाएगा, ये 8 रहेगा, 8 रहेगा, मतलब जो 899 है वो 900 हो जाएगा, और ये आपका मतलब ये इस तरह से हो जाएगा। अब आप देखो तो 8889 8898 88900, तो आप अगर सोचोगे तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बताइए, बी ऑप्शन। जो पूर्ववर्ती और अनुवर्ती के हिसाब से अगर देखा जाए, उसके एक पहले और उसके एक बाद के नंबर्स अगर आप फाइंड कर रहे हैं तो भाई 899 900 हो जाएगा। जो आगे बढ़ेंगे और इसके पहले जाएंगे तो 898 हो जाएगा। तो बस इस तरह से हम पूर्ववर्ती और अनुवर्ती निकाल सकते हैं, पीछे और आगे जा सकते हैं, संख्या में एक घटा सकते हैं और संख्या में एक जोड़ सकते हैं। इस हिसाब से हमने पूर्ववर्ती और अनुवर्ती। ये हो गया आपका 14 नंबर। 15वें पर आ जाइए। 15 क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या है। इसको पढ़िए, आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और ध्यान से इसका उत्तर करने की कोशिश करिए। प्लीज सभी लोग फटाफट जल्दी से उत्तर बता दें, आगे बढ़ा जाए। अधिगम और आकलन मतलब अरेंज द फॉलोइंग इन। अधिगम और आकलन का एक चक्र होता है, साइकिल होता है। दैट इज अधिगम इज कॉल्ड द लर्निंग, मतलब सीखना समझना। असेसमेंट जो कि आकलन का पार्ट होता है, इन सीक्वेंस आप, मतलब उसके जो चक्र साइकिल की बात किया जाए, अगर अधिगम और आकलन के सीक्वेंस को, टर्म को आपने समझा है तो उसमें पूरी बातें आपको ध्यान से समझनी होगी। थोड़ा सा पैटर्न को सीखने के बाद हम समझेंगे। पैटर्न को अगर सीखा गया तो उसमें हमें क्या लॉजिक मिल रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। शिक्षण अधिगम के साथ एकीकृत आकलन, दैट मीन असेसमेंट इंटीग्रेटेड विद द टीचिंग लर्निंग। शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना और उसका संगठन करना, ध्यान से देखते जाइएगा। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, अगर जैसे जिसको नहीं भी पता है मैं आपको बता रहा हूं कि कंफर्म कर लेगा इसको देख करके ऑप्शन को। प्रगति रिपोर्ट का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोग्रेस रिपोर्ट, बच्चों के अधिगम और प्रगति की प्रस्तुतिकरण की रिपोर्टिंग और उसका संचार, ये होती। अब सोचो अगर मान लो मैं ऐसे भी कोई काम आपको प्लान करने को दे दूं,
तो क्या सबसे पहले आप चलेंगे उसका जो है आकलन करने? नहीं, आप सबसे पहले आकलन की योजना बनाएंगे, मतलब हमें करना कैसे है, प्लानिंग हमारी क्या होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो किसी भी हालत में अगर आप प्लानिंग करोगे तो सेकंड ऑप्शन इज द फर्स्ट पार्ट। और सेकंड में अगर देखो तो दो लोग हैं, मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब अगर हम प्लानिंग कर लेंगे तो प्लानिंग करने के बाद हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको एकीकृत आकलन करें, मतलब उसकी जो है हम लोग इंटीग्रेटेड मतलब असेसमेंट इंटीग्रेटेड विद टीचिंग लर्निंग, उसको समझ करके उसको हम एकीकृत करें, मतलब उसको पोजिशनल करें, उसको एक जगह पे सेटल करें। तो अगला ऑप्शन हमारा पहला होना चाहिए, जो कि अगर देखा जाए तो यहाँ नहीं है, तो कुल मिला के हो गया। और ऐसे भी अगर देखो तो सबसे पहले शिक्षण अधिगम और आकलन की योजना बनाना, उसका संगठन करना होगा, कलेक्ट करना होगा, फिर उसका एकीकृत आकलन करना होगा, प्रगति का रिपोर्ट बनाना होगा, जाहिर सी बात रिपोर्ट बना करके उसके ऊपर वर्क करना होगा, अर्थात उसकी रिपोर्टिंग और उसमें संचार करना होगा, जो जरूरतें होंगी उसके हिसाब से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो ए ऑप्शन राइट सोल्यूशन होगा, आप ए ऑप्शन को लगाइए। इस प्रश्न के लिए करेक्ट हल आपका ए ऑप्शन होगा। मैं बता रहा हूं जिसको अगर नहीं भी आ रहा है ना, अगर मुझे इस प्रश्न को नहीं भी पता होता तब भी मुझे दिया जाता तो मैं यही उत्तर लगाता, कंफर्म मैं बता रहा हूं। और आपके अंदर भी ये सोच डेवलपमेंट होना चाहिए कि आप देख करके अपने हिसाब से भी उत्तर लगा सकते हैं, आंसर सही लगा सकते हैं। ये देखिए प्रश्न पूछा गया है और फिर से आपसे मैं आपको दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिए और बताइए हमें। प्रश्न जो अगला मैं दे रहा हूं, इसने हमसे कहा 36 और 60, 36 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। दो शब्द है, सार्वगुणज का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट इज कॉल्ड द ऑलमोस्ट एलसीएम। स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल बेसिकली बोला जाता है, इसको हम सार्वगुणज कह रहे हैं। और वो भी साथ साथ सब कुछ लिखा है, सार्वगुणज मतलब कॉमन मल्टीपल और सबसे छोटा मतलब स्मॉलेस्ट अर्थात लीस्ट। इसका एक डिवीजन भी लगा हुआ है। और यहां पे कहा है 18 और 45, 18 और 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड मतलब एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ है। तो मुझे दोनों वैल्यू निकालनी है और निकाल करके इस डिवीजन को परफॉर्म करना है। अब अगर हमें इनका सार्वगुणज फाइंड करना है तो बेसिकली हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। और एलसीएम के लिए भी अगर आपको समझना है तो आप अगर इनके टेबल पढ़ते जाइए तो इनके पहाड़े में आपको नंबर मिल जाएंगे। 36 और 60 का एलसीएम अगर आप सोचो तो मैं आपको बता दूं, ये 36 और 60 के हिसाब से अगर आप आगे भी बढ़ रहे हो ना तो 60 का पहाड़ा पढ़िए। ऐसी स्थिति में आप सबसे पहले बड़े नंबर को देखा करिए। फिलहाल आपके पास टेबल लेवल होता है, जैसे आप एलसीएम निकालने जाते हैं तो आपके पास 36 और 60 को प्रॉपर जैसे एलसीएम फाइंड करते हैं वही प्रोसीजर होता है। बट मैं हमेशा ये कहूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे बड़े नंबर को ध्यान देना चाहिए जो कि 60 है। ठीक है, जो कि 60 है, 60 का पहाड़ा पढ़ना चाहिए। और ऐसा पहाड़ा पढ़िए जिसमें जो 36 में भी आए। तो 60 दूना 120 नहीं आएगा, 60 3 180, देखो 36 पंचे भी 180 होता है, 180 हो जाएगा। ये देखिए एक आए हैं, क्या नाम है, कुमारी, ये सब जो है तथाकथित नाम है, इनकी अपनी कहानी है। सुबह सुबह भैया इनसे बचे रहें, इनसे जो है कह दें कि आपको जो है भगवान से प्रार्थना करें। भगवान से प्रार्थना का मतलब क्या होता है कि भगवान से ही प्रार्थना करिए, और क्या चाह रहा है इनसे बोलिए कि आप हमारे ऊपर जो है प्रभावित ना हो, आपका हमारे जीवन पे कोई प्रभाव ना पड़े, आप हमसे दूर रहें और जो है हमको अपना काम करने। तो ईश्वर से ही करिए, बाकी और कोई इनसे तो प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आते रहते हैं ऐसे, तो मतलब ये उलझने अड़चने आती रहती है। मैंने हमेशा आपसे कहा कि पहले महात्मा ऋषि जब तपस्या किया करते थे तो बारिश होने लगती थी, तूफान आने लगते थे, विघ्न बाधाएं आया करते थी। ये भी आपकी तपस्या, इसमें ऐसी ऐसी बहुत सारी विघ्न बाधाएं आएंगी जिसको आपको फेस करना पड़ेगा। उसको जो है फेस करके ही आगे बढ़ पाओगे। ऐसे पता चले कि बाधाएं आए हम उसी की तरफ मुड़ जाएं, तब तो हो गया हमारा कल्याण। चलो भाई 60 पे आए, इसको देखिए हमने कहा 180 है। तो 18 और 45 का हमने कहा सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड, सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड मतलब 18 और 45 का एक प्रकार से एचसीएफ। मैं जब एलसीएम कहता हूं तो मैं कहता हूं भैया सबसे बड़े पे जाया करिए और उसी के पहाड़े को पढ़िए, जो दोनों में आ जाए वही नंबर होगा। अब यहाँ पे 18 और 45 का अगर मुझे एचसीएफ अर्थात सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पाना है तो हमें सबसे छोटे के पास जाना पड़ेगा। क्या छोटा इसको भाग दे सकता है, डिवाइड कर सकता है? नहीं। इसको कौन डिवाइड कर सकता है? 9। अगला जो फैक्टर होगा 9 होगा, 9 18 को भी कर पाएगा, 45 को भी कर पाएगा, तो मैंने कहा भाई 9 हो जाएगा। 9 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 20 आ जाएगा। 20 करेक्ट हल होगा, जो कि आप पहले ऑप्शन में देख पा रहे हैं। और सबने उत्तर बता दिया कि यहाँ पर इस प्रश्न का करेक्ट हल 16वें का 20 होगा। बहुत बढ़िया, सबने रिस्पॉन्स अच्छा किया। चलिए
आप लोग सब समझदार हैं और समझदारी से बढ़िए, हाँ समझदारी से करिए, बाकी ठीक है। एक बंदर एक खंभे पर 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। एक बंदर है, एक खंभा है, जिसमें वह बेचारा क्या करता है, 1 मिनट में 5 मीटर ऊपर चढ़ जाता है। ये देखिए 5 मीटर 1 मिनट में। आगे बढ़िए, और फिसल कर 3 मीटर नीचे आ जाता है। अब उसके साथ एक और प्रॉब्लम है बेचारे की, जैसे 5 मीटर चढ़ता है लेकिन फिसल कर यहाँ रह जाता है, मतलब उसकी जो टोटल लेंथ कवर होती है 1 मिनट में वो 2 मीटर कवर हो पाती है। कितनी कवर हो पाती है भैया? 1 मिनट में 2 मीटर ही कवर हो पाती है। क्यों बताइए? क्योंकि वह 5 मीटर तो चढ़ता है, देखिए ये भी कितनी बाधाएं फेस कर रहा है। 5 मीटर बेचारा इफर्ट करके चढ़ता है और 3 मीटर नीचे आ जाता है। 1 मिनट में केवल उसका इफर्ट 2 ही मीटर का रह पाता है। 40 मीटर की खंभा है, 40 मीटर की लंबाई का खंभा है। अब इस 40 मीटर की लंबाई के खंभे को अगर उसे कवर करना है, उसे कैसे करना होगा, वह कितना समय लगाएगा, उस बंदर को, वह बंदर खंभे के शिखर पर पहुंचने में कितने मिनट लगाएगा, आइए समझा जाए। देखो, अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि हर मिनट केवल 2 मीटर चलता है, इस हिसाब से हमें 2 से भाग कर दूं तो 20 मिनट लगेगा, तो ये आपकी सोच गलत है। ध्यान से देखिएगा, हम ये समझ गए कि 19 मिनट में अगर 2 से गुणा कर दे तो वह 38 मीटर तो चढ़ गया। अब जैसे ही 38 मीटर चढ़ गया, अभी 2 मीटर की लेंथ बची है। हमने कहा भाई छलांग लगाओ, उसने छलांग लगाया, उसने अगली छलांग लगाई। अगर छलांग लगाया तो सोचो यहां पर क्या स्थिति बन जाएगी, अगर कंफर्म करिए आप लोग यहां पर, तो देखो 20 मिनट तो राइट सोल्यूशन है। 20 मिनट तो ऐसे सोचा जाए तो 20 मिनट में वो चढ़ ही जाएगा। लेकिन यहां पर आइडिया ए है, कंफर्म ए कहने का है कि जैसे वह 18, ऐसे समझने की कोशिश करिए, वह मतलब कहने का जैसे 18 मिनट में अगर सोचो तो 36 मीटर चढ़ जाएगा 18 मिनट में। 19वें मिनट क्या करेगा, 19वें मिनट, पूरी बात को समझिएगा, 20 मिनट नहीं लगेगा उसे, 19वें मिनट वह 5 मीटर चढ़ेगा। तो 5 मीटर चढ़ने का मतलब 41 हो गया। और उस समय वह फिसलने की बात नहीं, वो जब फिसला तो उसी पे रोक दिया गया उसे। भाई फिसला जरूर होगा, ध्यान से देखिए, 20 मिनट नहीं मानिएगा, 19वें मिनट वह 40 क्रॉस कर जाएगा। अगर सोचो 18 मिनट में 36 हुआ, 19वें मिनट में 36 5 41 हो गया, मतलब उसने खंबे की ऊंचाई पकड़ ली है। वो फिसलने लगा तो वहीं पे रोक देना उसको। इस प्रश्न का उत्तर 19 मानिएगा, 18 मत मानिएगा, 20 मत मानिएगा, गलत हो जाएगा अगर आप 20 मानोगे तो। इस सेंस पर प्रश्न चलेगा। 20 अगर सोचेंगे तो 20 मिनट का मतलब क्या हो गया पता है, वह 19वें मिनट ही तो शिखर पर पहुंच गया था। बात को समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? 19वें मिनट ही शिखर पर पहुंच गया था, क्योंकि वह हर बार फिसलता था बेचारा। तो यहां पर हर बार वह फिसलता था, तो 18 मिनट में वह 36 मीटर तक चढ़ा। 19वें मिनट वह 36 5 41 हुआ, मतलब वह शिखर पर पहुंच चुका है। अलग बात है कि वो 3 मीटर फिसल जाता है, स्टेबल होने की बात नहीं कर रहा है, पहुंचने की बात कर रहा है। तो पहुंच तो गया था 19वें मिनट ही। अब फिसलने लगा तो उसको रोक देना, ना रुक मतलब वही पकड़ लेना कि हाँ भाई रुके रहो वहीं पे। फिलहाल उसने रुकने की बात नहीं की, पहुंचने की बात की है। शीर्ष पर वह 19वें मिनट ही पहुंच गया। आप मुझे कंफर्म कर दो, आप सबको क्लियर हुआ कि नहीं? स्टेबल थोड़ी बात हम कर रहे हैं, हम तो पहुंचने की बात करें। पहुंच तो गया ना वह 19वें मिनट में, शीर्ष पर वह 19वें मिनट ही पहुंच गया। आई बात समझ में कि नहीं? यस, हाँ नहीं समझ में आया? आया होगा भाई, देखो समझो, थोड़ा सा पेपर पे बनाइए, बंदर को लेकर समझ में आ जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न, टोकरी ए और बी में रखे फलों की संख्या में, देखिए 2 टोकरियां हैं, एक टोकरी का नाम ए है, दूसरी टोकरी का नाम बी है। इनमें रखे फलों की संख्या में 7:9 का अनुपात है। मैं एकदम लॉजिकल बताऊंगा, इसमें बहुत ज्यादा मैं घुमाऊंगा नहीं आपको। 7:9 का अनुपात है दोनों टोकरियों में। पहले में 7 है तो दूसरे में क्या हो गया, 9 है मान लीजिए। ए से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिए गए। ए से 6 फल निकालकर टोकरी बी में डाल दिए गए, तो यह अनुपात 1:3 हो जाता है। जैसे मैं ऐसे समझाऊं, इसकी संख्या अगर आप 7x मान लो, मैं इसे वर्बल भी बता दूंगा, समझ में आ जाएगा। इसकी संख्या आप क्या कर दो, 7x मान लो, तो इसकी संख्या आप जो है 9x मान लो। इसमें से 6 फल निकालिए, 7x में से 6, और 9x + 6 बना दो, मतलब इसमें डाल दीजिए। यह अनुपात 1:3 हो गया। यही स्थिति है। अगर एकदम लॉजिकल सोचिए, तो इसके पास 7x थे, इसके पास 9x थे, इसमें से 6 फल निकले हैं और जाके सीधा इसमें पड़े हैं, तो यह अनुपात इतना हो गया। थोड़ा सा अप्लाई करिए, 3 × 7 = 21x - 3 × 6 = 18, 9x + 6, इसको इधर करिए तो 12 9 21 होता है, 18 6 24 होता है, x बराबर 2 हो गया। x बराबर अगर 2 हो गया तो आपको फाइंड क्या करना है, ए और बी में कुल कितने फल हैं।
ए और बी में अगर कुल फलों की बात किया जाए तो आप लोग खुद ही सोच लें कि जैसे यहां पर अगर सोचा जाए, जैसे आप खुद ही बताओ कितने फल हो जाएंगे ए और बी में, थोड़ा थोड़ा ना, हाँ बताइए कितने फल हो गए, पहला ऑप्शन की दूसरा। अब यहां पर अगर x बराबर 2 है तो यहां पर पहली टोकरी में अगर सोचो तो 7x था, इसमें 9x था, 7 9 16 दूना 32, 7 9 16 दूना 32 फल होने चाहिए, पहला ऑप्शन। और वैसे भी मैं एक चीज आपको कंफर्म बता दूं, अगर हमें ऐसे ना करना होता तब भी मैं श्योर कर देता हूं कि इसका उत्तर कैसे हो जाता। आपने देखा कि शुरुआत में 7 और 9 का अनुपात था, टोकरी में फल आधे आधे तो होंगे नहीं, ठीक है, आधे आधे तो होंगे नहीं, तो आप ऐसे सोचो 7 9 16, 16 से कटने वाली संख्या कौन है इसमें, ये सब कोई नहीं है, तो डायरेक्ट मैं ऑप्शन से बता सकता था 32, फटाफट बता सकते थे। मतलब आप अगर सोचो तो 7 9 16 होता है, अब 16 दूना 32, 32 में कौन ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन तो है, तो पहला ऑप्शन यहां पर केवल है, और इसी हिसाब से हमने इसका हल भी बता दिया, हमें पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं थी। आई होप सबको समझ में आया होगा। इस 18वें प्रश्न का उत्तर आपका हो गया, जो कि पहले ऑप्शन में है, आप लोग इसको फटाफट उतार लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, इसको भी ध्यान से देखिए। कोरंग ने सोमवार को आधा घंटा यहां लिखा है यार, यहां पे 4.5 घंटा लिखा है, अब इसमें फर्क कौन सही है, अरे ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें, मुझे लगता है कि इसको आपको समझ, मतलब मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूं क्योंकि इसमें आधे घंटे लिखा है और इसमें 4.5, अब किसको सही माना गया है कंफर्म नहीं है। अगर अंग्रेजी हिंदी की बात करो ऑप्शन से रिलेट नहीं करेगा। फिलहाल इसमें उत्तर बहुत आसान है, यहाँ पे आधे घंटे है, यहाँ पे 190 मिनट है, यहाँ पे 5 बजे से 9:10 है, और यहाँ पर 220 मिनट है। इतना उसने काम किया, उसे 1 घंटे के लिए 42 रुपए मिलते हैं, उसने सोमवार से लेकर शुक्रवार तक कुल कितना रुपए कमाया, टोटल समय निकाल दीजिए, समय को घंटे में कन्वर्ट करके 42 से गुणा कर दीजिए। अब ये थोड़ा सा आप लोग ट्राई कर लीजिएगा दोनों प्रकार से। फिलहाल हम इसको कंफर्म कर देंगे कमेंट बॉक्स में कि कौन सही उत्तर है, सही उत्तर का मतलब कौन सही टर्म है, अब किसको हम लें कि सही उत्तर बन जाए, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा जी, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा। एक बार 4.5 से भी कर लीजिए, अगर आधे घंटे लेके चलेंगे तो इसका मतलब ये केवल 30 मिनट होगा, 4.5 घंटे लेके चलेंगे तो 1 घंटे में अगर 60 मिनट होता है तो 60 गुणे 4 करेंगे 240 होगा, 240 में 30 जोड़ेंगे 270 होगा, इसके हिसाब से सोचा जाए 270 हुआ, ठीक है, ये 270 हो जाएगा, यह 190 हो जाएगा। 5:20 से 9:10 की बात अगर करोगे तो 40 मिनट यहां पर 6 बजा दिया, 3 घंटा 180, 190, 190 मतलब 230 हो जाएगा, 230 यहां पर हो जाएगा। अगला 220 है, सबको जोड़ दीजिए, घंटे से भाग कर, घंटे से डिवाइड, घंटे को में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर दीजिए, फिर 42 से गुणा कर दीजिए, उत्तर आपका कोई ना कोई सेट हो जाएगा। दोनों हिसाब से कर लीजिएगा, एक बार आधे घंटे के हिसाब से भी कर लीजिएगा, तो आपके लिए होमवर्क की तरह हो जाएगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा करके कि दोनों हिसाब से उत्तर क्या आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, और मैं लास्ट क्वेश्चन की बात यहां पर थोड़ा सा हाँ, मैं इस प्रश्न को देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, रोहित ने अनुभव किया वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों ही है। वर्ग मतलब इसकी साइड्स बराबर होती हैं, समचतुर्भुज इसकी भी साइड्स बराबर होती हैं, रेक्टेंगल आपको पता है कि इसमें साइड बराबर भी हो सकती नहीं भी हो सकती है। रोहित ने अनुभव किया कि समचतुर्भुज मतलब रोम्बस अनुभव किया कि वर्ग मतलब एक स्क्वायर, एक रोम्बस भी है और एक रेक्टेंगल भी है। यह वैन हीले, आपने सुना होगा वॉन हीले का मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। मैं आपको इसका एक प्रॉपर वीडियो दूंगा जिसमें हम उनके 5 चरण को समझाऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिएगा कि उनके 5 चरण लेवल वाइज होते हैं। एक लेवल 0 है, लेवल 1 है, ऐसे ही समझना होगा, लेवल 2 है, लेवल, अब ऐसे देखिए इस हिसाब से अगर सोचोगे तो उनके कुछ टोटल 5 चरण थे, और उस 5 चरण का उपयोग क्या था मैं भी बता देता हूं। मतलब ये ऐसे इसको डिसाइड किया जाता, मतलब जो 5वां चरण होगा वो लेवल 4 कहलाएगा। वॉन हीले ने ज्योमेट्रिकल फिगर के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ज्यामितीय संरचना को बताने के लिए अपने 5 चरण कुल प्रोवाइड किए थे। मैं इसकी एक वीडियो आपको दूंगा 4 से 5 मिनट का, जिसमें इनके सभी चरणों को स्पष्ट करके मैं क्लियर कर दूंगा। पहले लेवल में इन्होंने फिगर को विजुअलाइज करने का कॉन्सेप्ट दिया, मतलब फिगर को आप रीड कर सके, मतलब देख सके, विजुअल उसका बना सके, डॉटेड बना सके, देख पाए। दूसरे फिगर में उन्होंने नामकरण, मतलब उसका नाम बताया, नाम को समझाया कि यह फिगर रेक्टेंगल है, यह आयत है, यह फला है, फला है, फला है। तीसरा मतलब लेवल 2 में उन्होंने बताया कि एक फिगर का दूसरे फिगर से रिलेशन क्या है, संबंध क्या है।
संबंध क्या है, मतलब ए रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, इन दोनों के बीच क्या फर्क है, क्या मतलब रिलेशनशिप है। तीसरा जो लेवल 3 है उस हिसाब से चौथा है, इसमें फार्मूले बताए गए और अंतिम में इसका पूरा कॉन्सेप्ट और अप्रोच बताया गया। तो इन्होंने इस हिसाब से कुल 5 चरण दिए गए, जिसको लेवल 0 से लेकर 4 तक डिफाइन किया गया है। कुल 5 चरण की बात की गई है। अगर देखा जाए तो यहां पर यह 3 फिगर के बीच संबंध को दर्शा रहा है। तो संबंध लेवल 2 है, स्तर 2 है, संबंध स्तर 2 है। स्तर 2 का मतलब ये ऐसे समझिएगा, देखिए स्तर 0 भी लिखा है यहां पर, पहचानना, निगमन करना, संबंध, रिलेशनशिप यहां पर एक प्रकार से लेवल 2 है, जो कि आप अगर बी ऑप्शन को देख रहे हैं तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। मेरी बात समझ रहे हैं? और मैं श्योर कर रहा हूं कि आपको 5 से 7 मिनट का एक प्रॉपर वीडियो में दूंगा, जिसमें वॉन हीले के जो मानस चिंतन था, जिसके आधार पर ज्योमेट्रिकल फिगर को डिफाइन किया जाता है, ज्योमेट्रिकल फिगर की संरचना को संबंधित बताया जाता है, मैं इसको 5 मिनट या 7 मिनट की एक वीडियो में स्पष्ट कर दूंगा, एक श्योर मान के चलिए। बाकी सेशन कैसा रहा, पूरे सेशन में आपने अच्छा अनुभव किया होगा। जो प्रश्न मैंने होमवर्क में दिया उसको भी करिएगा। क्या आपके फीडबैक है, क्या आपके सुझाव हैं, क्या कमेंट में आप हमसे कहना चाहते हैं, आप जरूर बताइएगा। वही चीज हमें प्रेरित करती है आगे बढ़ने के लिए, आगे करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।